नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरी यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 17 प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण एवं परिणाम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को अब तक जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से हुई। यह युद्ध 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण गुप्त संधियां थीं, जिन्होंने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को दो ऐसे विरोधी गुटों में बांट दिया, जिनका एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता गया। प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारण के संदर्भ में प्रोफेसर फे ने कहा था कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण गुप्त समझौता प्रणाली थी, जिसका विकास फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को ऐसे दो विरोधी गुटों में बांट दिया, जिससे एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता रहा और वे अपनी थल सेना एवं नौसेना की शक्ति बढ़ाते रहे। आगे है साम्राज्यवाद की भावना। फ्रांस प्रसा युद्ध, बर्लिन सम्मेलन, त्रिराष्ट्र संधि का जन्म, रूस जर्मन विवाद, इंग्लैंड जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा, पूर्व की समस्या, बल्गेरिया का प्रश्न, मोरक्को संकट, बोस्निया संकट, सोराजीवो हत्याकांड आदि कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं थीं जो संपूर्ण विश्व को एक भयंकर आग की लपेट में ले गई। आगे है राष्ट्रवाद ने एक ओर तो राष्ट्रों के निर्माण को प्रेरित किया, परंतु दूसरी ओर उग्र राष्ट्रवाद के कारण पारस्परिक मतभेद भी उत्पन्न हुए। फ्रांस में एक सेकंड दोस्तों, आगे दोस्तों, फ्रांस में अल्सास लॉरेन की मांग फ्रांस की राष्ट्रीय मांग हो गई। आगे इटली के राष्ट्रवादियों द्वारा ट्रिस्टे एवं टेंटिनो के प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए समुद्रणवादी आंदोलन चलाया गया। पोल लोग यह चाहते थे कि उनका अपना राष्ट्र पुनः स्थापित हो। सर्बिया जैसे बाल्कन देश ये चाहते थे कि बृहत्तर बाल्कन राष्ट्र का निर्माण हो। रूस स्वयं को स्लाव लोगों का संरक्षक समझता था। ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य तो स्वयं ही राष्ट्रीयता की भावना के लिए एक चुनौती था। समाचार पत्रों ने भी जनता में उत्तेजना फैलाई, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से किसी समस्या का हल संभव ना रहा। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई, तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड की जनता को अपना शत्रु समझने लगी। इसी प्रकार जर्मन समाचार पत्रों ने भी इंग्लैंड की जनता को उकसाया।
आगे है, फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के विरुद्ध जो कटुतापूर्ण लेख, हम कहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा, विरुद्ध जो कटुतापूर्ण लेख लिखे गए, उससे दोनों देशों की जनता में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में सैनिकवाद पनप रहा था। इसका मूल कारण उग्र राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव था। 1914 ईस्वी तक जर्मनी के पास 8.5 लाख सैनिक थे, रूस के पास 15 लाख सैनिक थे। फ्रांस ने भी अधिक से अधिक लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया। अब लोगों को विश्वास हो चला था कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल सैनिक शक्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। सैन्यवाद एवं सशस्त्रीकरण के फलस्वरूप यूरोप के बड़े राज्य दो विरोधी गुटों में विभाजित हो चुके थे। साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिबद्धता ने यूरोपीय राज्यों के बीच एक दूसरे के प्रति घृणा एवं अविश्वास का वातावरण बनाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका का अधिकांश भाग यूरोपीय राज्यों में विभाजित हो चुका था। इसमें सबसे अधिक हिस्सा इंग्लैंड तथा फ्रांस को प्राप्त हुआ। जर्मनी औपनिवेशिक दौड़ में विलंब से पहुंचा, अतः उसको अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र ही प्राप्त हो सका, जिससे वह असंतुष्ट रहा। बाल्कन क्षेत्र में रूस तथा ऑस्ट्रिया के परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के कारण ही वहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। सुदूर पूर्व और चीन में आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए यूरोपीय शक्तियों ने जो बंदरबाट की, इसने उनके बीच निर्णायक संघर्ष की संभावना को और अधिक बढ़ा दिया। जर्मनी का सम्राट विलियम कैसर अत्यधिक महत्वाकांक्षी तथा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी नीति थी विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश, मतलब विश्व पे अपना अधिकार हो, नहीं तो सबका सर्वनाश हो। आगे उसने सम्राट बनने के पश्चात जल और थल सेना का अत्यधिक विकास किया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, फिर ये फिगर को देखा जाएगा। वह कहा करता था, परमेश्वर ने हमें संसार को सभ्य बनाने का कार्य सुपुर्द किया है। ब्रिटेन की तटस्थता की नीति को वह उसकी कायरता मानता था। राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, कूटनीति से उत्पन्न मनोमालिन्य, आर्थिक हित चिंतन तथा स्वार्थ का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया था कि शांति की दुहाई नकार खाने में तूती की आवाज़ सिद्ध हुई। विश्व युद्ध से पहले विश्व 2 सशस्त्र गुटों में बटा हुआ था। आगे प्रथम गुट मित्र एवं संयुक्त राष्ट्रों का था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली, सर्बिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल, यूनान, रोमानिया, क्यूबा, श्याम, पनामा, ब्राज़ील, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, साइबेरिया आदि देश शामिल थे। और दूसरे गुट में दोस्तों केंद्रीय शक्तियों का था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की शामिल थे। ठीक है, चलिए एक फिगर था दोस्तों ऊपर, हम लोग उसको देख लेते हैं ज़रा। प्रथम विश्व युद्ध का फिगर है ये। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय राज्य की शक्तियाँ थी। ठीक है,
इनको थोड़ा और छोटा करते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों ट्रिपल इंटेंट और जो न्यूट्रल थे वो उनका है, एक दर्शाया गया है। और इसमें आपका सेंट्रल पावर भी दिखाया गया है वाइट कलर में। ये देख लीजिए, सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, देख रहे हैं ना, बल्गारिया हो गया, तुर्की हो गया, देख लीजिए इन लोगों का क्षेत्र। और इधर दोस्तों आपका जो न्यूट्रल थे वो ब्लैक कलर में है एकदम, स्वीडन वगैरह, नॉर्वे वगैरह, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब आपका न्यूट्रल में थे, सब किसी का साथ नहीं दे रहे थे अभी। और इधर आपका ट्रिपल इंटेंट में त्रिगुट में देख लीजिए दोस्तों, इसमें यूनाइटेड किंगडम था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, ठीक है, रसिया था, ये लोग दोस्तों इटली था, ये लोग एक में थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर आगे है दोस्तों, यूरोप में इस समय तक कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान करके युद्ध की संभावना को टाल देती। गुप्त कूटनीतिक पद्धति के कारण किसी भी राज्य की जनता अथवा प्रतिनिधि सभा को यह जानकारी नहीं होती थी कि उनके मंत्रियों या राजदूतों ने किस देश के साथ किस प्रकार का समझौता किया है। जर्मनी के एकीकरण 1871 ईस्वी के बाद बिस्मार्क यूरोप में शांति का अग्रदूत तो बन गया, परंतु वह यह भी जानता था कि फ्रांसीसी अपनी पराजय एवं अल्सास लॉरेन को भूलने वाले नहीं हैं। अल्सास लॉरेन को भूलने वाले नहीं हैं, अतः उसने फ्रांस को मित्र विहीन बनाए रखने का प्रयास जारी रखा। यहीं से बिस्मार्क ने गुप्त संधियों का सिलसिला आरंभ किया। बिस्मार्क ने 1872 ईस्वी में जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के सम्राटों को मिलाकर 3 सम्राटों का संघ बनाया। बर्लिन सम्मेलन 1878 ईस्वी में बिस्मार्क ने एक ईमानदार दलाल यानी मध्यस्थ बनने का दावा किया था, किंतु वास्तव में उसने इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ द्विगुटीय संधि की। 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी का त्रिगुट अथवा त्रिराष्ट्र संघ बनाया। 1887 ईस्वी में बिस्मार्क ने रूस के साथ पुनराश्वासन संधि की। आगे देखते हैं संधि की। आगे दोस्तों 1890 ईस्वी में बिस्मार्क के त्यागपत्र के बाद जर्मन सम्राट विलियम कैसर द्वितीय की उग्र नीतियों के कारण तटस्थ इंग्लैंड फ्रांस का मित्र बन गया। विलियम द्वितीय ने संतुष्ट राष्ट्र की नीति को छोड़कर विश्व राजनीति चलाने की शुरुआत की। 1894 ईस्वी में फ्रांस एवं रूस के बीच जर्मन विरोधी द्विगुट बना, जिससे फ्रांस का एकाकीपन समाप्त हो गया। 1904 ईस्वी में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच आतंक कोर्दियाल तथा 1907 ईस्वी में ब्रिटेन एवं रूस के मध्य संधियां हुई। इस प्रकार 1907 ईस्वी तक जर्मनी के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन एवं रूस के मध्य त्रिमैत्री संघ या त्रिराष्ट्र सौहार्द यानी ट्रिपल आतांत बन गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई। आगे है सूडान को लेकर हुए फाशोदा कांड। 1898 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तनाव बढ़ा, लेकिन फ्रेंच प्रधानमंत्री देलकासे ने
फाशौदा की घटना को लेकर इंग्लैंड से युद्ध छेड़ने को अनुचित समझा और फाशौदा से फ्रांसीसी सेना को हटा लिया। आगे 1899 1899 ईस्वी में 1899 से 1902 ईस्वी के बीच इंग्लैंड और बोअरो यानी डच किसान के मध्य बोअर युद्ध हुआ, जिससे इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य तनाव पैदा हुआ क्योंकि जर्मन सम्राट विलियम कैसर की सहानुभूति बोअरो के प्रति थी। 1894 से 95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध तथा 1904 से 5 ईस्वी के रूस जापान युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई। रूस की पराजय के कारण उसकी दुर्बलता से लाभ उठाने के लिए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी। जब रूस को सुदूर पूर्व में साम्राज्य विस्तार का अवसर नहीं मिला तो उसने बाल्कन प्रदेशों में अनुचित हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। इंग्लैंड ने शानदार पृथकता की नीति आंग्ल जापान संधि 1902 ईस्वी आंग्ल जापान संधि 1902 ईस्वी द्वारा त्यागी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यूरोपीय विवादों से स्वयं को अलग रखने की इंग्लैंड की नीति शानदार पृथकता की नीति कहलाती थी। क्रीमिया युद्ध को छोड़कर 1815 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक इंग्लैंड ने इस नीति का अनुसरण किया। इस नीति के कारण इंग्लैंड अकेला और मित्रविहीन होकर रह गया था। 1905 ईस्वी में जर्मनी ने अफ्रीका स्थित मोरक्को में फ्रांस के प्रभाव को चुनौती दी। विलियम कैसर तथा उसका चांसलर बूलो मोरक्को में फ्रांस के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत थे। मोरक्को संकट को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव पैदा हुआ। विलियम कैसर ने टैंजियर जाकर यह मांग की कि मोरक्को की समस्या पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए। मोरक्को संकट के संदर्भ में 1906 ईस्वी में अल्जेसी राज सम्मेलन हुआ, किंतु यह सम्मेलन भी मतभेदों को दूर नहीं कर सका। आगे मोरक्को के मामले में 1905 से 1906 ईस्वी 1908 तथा 1911 में 3 बार संकट की स्थिति पैदा हुई। 1911 ईस्वी में मोरक्को के राष्ट्रवादियों के विरोध अर्थात फेज के विद्रोह का दमन करने के लिए तथा यूरोपियन लोगों के जनजीवन की रक्षा के लिए जब फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजी तो जर्मनी ने इसका विरोध किया तथा 1911 ईस्वी में अपना एक जंगी जहाज पैंथर मोरक्को के अगादिर बंदरगाह पर भेज दिया, जिसका फ्रांस एवं इंग्लैंड दोनों ने विरोध किया। इंग्लैंड की चेतावनी के कारण जर्मनी को झुकना पड़ा। आगे है, यह संकट अगादिर संकट के नाम से जाना जाता है। 1911 से 1912 में इटली ने ट्रिपोली यानी लीबिया पर अधिकार कर लिया। आगे है दोस्तों, 1912 ईस्वी में रूस के प्रोत्साहन पर बाल्कन संघ के राज्यों सर्बिया, मोंटेनीग्रो, बुल्गारिया, यूनान ने तुर्की के विरुद्ध प्रथम बाल्कन युद्ध छेड़ दिया, जिसमें तुर्की परास्त हुआ। युद्ध के बाद 1913 ईस्वी में लंदन संधि हुई, लेकिन बंटवारे को लेकर विजेता राज्यों में विवाद हो गया। तब सर्बिया, मोंटेनीग्रो, रोमानिया, यूनान आदि ने मिलकर बुल्गारिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तुर्की भी बुल्गारिया के विरुद्ध बाकी राज्यों के साथ मिल गया। इसे द्वितीय बाल्कन युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में बुल्गारिया की पराजय हुई।
इस युद्ध का समापन 1913 ईस्वी की बुखारेस्ट की संधि से हुआ। इन बाल्कन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। आगे दोस्तों एक फिगर है, उसको देख लेते हैं। ये हमारा फिगर है, ठीक है, बाल्कन प्रदेश का फिगर है, ठीक है। आप लोग इसको जूम आउट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने सर्ब जनसंख्या बहुल बोस्निया हर्जेनोविना को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे सर्बिया को भारी धक्का लगा। सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त था, अतः उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ऑस्ट्रिया का समर्थन जर्मनी ने किया, जिससे रूस घबरा गया तथा तटस्थ हो गया। इससे बोस्निया संकट टल गया। सर्व सलाववाद विकृत राष्ट्रवाद का उदाहरण था। रूस और ऑस्ट्रिया ही नहीं बल्कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया भी एक दूसरे से घृणा करते थे। सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने सर्व सलाव आंदोलन के प्रभाव में आकर सलावों की मुक्ति के लिए अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई थी। इनमें एक संस्था काला हाथ यानी ब्लैक हैंड भी थी। इस संस्था ने संगठन या मृत्यु नामक दूसरी संस्था से मिलकर बोस्निया के गवर्नर पोटियोरके की हत्या की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही इन संस्थाओं को ऑस्ट्रियन युवराज फर्डिनेंड की बोस्निया की सरकारी यात्रा का पता चला तो उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रेज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में एक सर्बियाई युवक गैवरीलो प्रिंसिप द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवराज की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बोस्निया में स्थित 15वीं एवं 16वीं सेना का वार्षिक निरीक्षण करना था। युवराज की हत्या का समाचार ऑस्ट्रिया पहुंचते ही वहां की सरकार ने इसके लिए सर्बिया को दोषी माना। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्चटोल ने सर्बिया के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का निश्चय किया। डॉक्टर विजनर को युवराज की हत्या की जांच का कार्य सौंपा। डॉक्टर विजनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस हत्या में सर्बिया की सरकार का शामिल होना नितांत असंभव है। सर्बिया में वर्षों से एक समिति नरोडना ओडबराना समस्त सर्ब लोगों की राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न कर रही थी। ऑस्ट्रिया का प्रधान सेनापति कोनराड भी सर्बिया को इस हत्या के लिए दोषी मानता था और उसके विरुद्ध युद्ध करना चाहता था, परंतु ऑस्ट्रियन सम्राट फ्रांसिस जोसेफ सर्बिया से युद्ध के पक्ष में नहीं था। उसको भय था कि सर्बिया के विरुद्ध युद्ध करने से रूस से भी युद्ध करना पड़ सकता है। आगे है हंगरी के प्रधानमंत्री तिस्सा ने भी सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का विरोध किया था। ऑस्ट्रिया जर्मनी के समर्थन के बिना सर्बिया से युद्ध करने का खतरा नहीं उठा सकता था, अतः ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्चटोल ने ऑस्ट्रियन सम्राट फ्रांसिस की ओर से जर्मन सम्राट को पत्र लिखकर ऑस्ट्रिया की नीति स्पष्ट की तथा जर्मनी से सहयोग का अनुरोध किया। आगे जर्मनी ने 5 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार को सूचित किया कि सर्बिया के संबंध में वह जो भी निर्णय करेगा उसका जर्मनी पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। इस समर्थन को जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया को
कोरा चेक यानी ब्लैंक चेक देना माना गया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, जिसमें उसकी शर्तों को 48 घंटे की अवधि में मानने को कहा। सर्बिया ने अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर लिया, लेकिन ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा सर्बिया में जांच पड़ताल में भाग लेने संबंधी मांग को मानने से इनकार कर दिया। युद्ध रोकने का सबसे अधिक प्रयत्न ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने किया, क्योंकि वह यूरोप की शांति को भंग नहीं होने देना चाहते थे। आगे सर एडवर्ड ग्रे ने यह प्रस्ताव रखा कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड के राजदूत लंदन में एक सम्मेलन में भाग लें और उसमें ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच युद्ध रोकने के उपायों पर विचार करें, किंतु जर्मनी ने इसे अस्वीकार कर दिया। 27 जुलाई 1914 ईस्वी को ग्रे ने जर्मनी से पुनः अनुरोध किया कि वह ऑस्ट्रिया पर अपने प्रभाव का उपयोग करके उसे सर्बिया के उत्तर को स्वीकार करने के लिए कहे, जिससे युद्ध की स्थिति टल जाए, किंतु जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं था। अंततः 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। 3 अगस्त 1914 को इटली ने अपनी तटस्थता की घोषणा की। ब्रिटेन द्वारा 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के साथ ही यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड का लोकमत युद्ध विरोधी था। 7 अगस्त 1914 को मोंटेनीग्रो ने सर्बिया की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। 23 अगस्त 1914 को जापान ने जर्मनी से बदला लेने के लिए उद्देश्य से उसको अल्टीमेटम दे दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। 29 अक्टूबर 1914 ईस्वी को तुर्की ने बिना युद्ध की घोषणा किए रूस के काला सागर के बंदरगाहों पर बम वर्षा की, जिसके कारण 3 नवंबर 1914 को रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली ने तटस्थता की नीति छोड़ 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को लंदन में मित्र राष्ट्रों से गुप्त संधि करते हुए उनकी ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 23 मई 1915 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी। लंदन संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने ट्रेंटिनो, ट्रिस्टे, दक्षिणी टाइरोल, अल्बानिया द्वीप समूह पर इटली का आधिपत्य स्वीकार करने, तुर्की के एशियाई क्षेत्र के एक भाग पर उसका प्रभाव स्थापित करने तथा अफ्रीका के जर्मन प्रदेश का कुछ भाग उसे देने का आश्वासन दिया। बुल्गारिया ने 14 अक्टूबर 1915 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बुल्गारिया ने पुर्तगाल ने फरवरी 1916 में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया। 27 अगस्त 1916 ईस्वी को रोमानिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सोम के युद्ध के बाद दिसंबर 1916 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री आस्कीवे के त्याग पत्र के बाद लॉयड जॉर्ज ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। जर्मनी तथा इंग्लैंड के बीच 1916 ईस्वी में लड़े गए जटलैंड के युद्ध के बाद जर्मनी ने इंग्लैंड से समुद्र में भिड़ने का साहस नहीं किया। 3 मार्च 1918 ईस्वी को ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस तथा जर्मनी के मध्य हुई। इस संधि द्वारा रूस युद्ध से अलग हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना को रूसी
स्टीम रोलर नाम दिया गया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने तटस्थता की घोषणा की थी, किंतु अमेरिका के अधिकांश नागरिकों की सहानुभूति मित्र राष्ट्रों की ओर थी। मार्च 1916 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस के यात्री जहाज ससेक्स को डुबा दिया, जिसमें बहुत से अमेरिकी नागरिक घायल हुए। 1917 ईस्वी में जर्मनी ने लुसिटानिया नामक अमेरिकी यात्री जहाज को डुबो दिया। ठीक है, अब तो गुस्सा होगा ही भाई। मार्च 1917 में जर्मनी ने 5 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को डुबा दिया, जिससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इस प्रकार अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को शामिल हुआ। बुल्गारिया, तुर्की और ऑस्ट्रिया के आत्मसमर्पण के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, बेचारा अकेले पड़ गया था, क्या करता। प्रोफेसर फे ने लिखा है कि केवल जर्मनी और उसके मित्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से अयुक्ति संगत है। युद्ध का आरंभ करने के लिए अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा ऑस्ट्रिया अधिक उत्तरदायी था। देखें दोस्तों, ये फिर आ गया। ऑस्ट्रिया बहुत खुरापात था। कहा जाता है ना, जैसे गेहूं में घुन होता है, उस प्रकार से ये ऑस्ट्रिया है पूरे वर्ल्ड में। हमेशा खुरापात करता रहता था, इसलिए इसको बढ़िया से जवाब मिला है। सेकंड वाले में तो इनका अच्छे से इलाज हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। वास्तव में किसी एक राज्य या पक्ष को युद्ध के लिए दोषी ठहराना संभव नहीं है। आगे, बेल्जियम को छोड़कर कोई राज्य पूर्णतः निर्दोष नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। फैक्ट फाइल में देखते हैं। 1872 ईस्वी में 3 सम्राटों जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा रूस के संघ का निर्माण हुआ। 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच द्विगुट संधि हुई। 1882 ईस्वी में त्रिगुट अथवा त्रिराष्ट्र संघ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली बना। 1887 ईस्वी में जर्मनी रूस के बीच पुनराश्वासन संधि हुआ। 1887 में 1894 ईस्वी में फ्रांस रूस मैत्री संधि हुई। 1902 ईस्वी में आंग्ल जापान संधि इंग्लैंड की शानदार पृथकता की नीति समाप्त हुई। 1904 ईस्वी में आंग्ल फ्रांस समझौता हुआ। आतांत कोर्दियाल। ठीक है, आंग्ल फ्रांस समझौता हुआ। 1907 में आंग्ल रूस समझौता हुआ। 1907 में ट्रिपल आतांत या त्रिराष्ट्र सौहार्द इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का निर्माण पूरा हुआ। 1911 में अगादिर संकट। 1912 में बाल्कन संघ का निर्माण, प्रथम बाल्कन युद्ध शुरू हुआ। 1913 में दोस्तों लंदन की संधि द्वारा प्रथम बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ। 1913 में द्वितीय बाल्कन युद्ध प्रारंभ तथा बुखारेस्ट की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। 1914 में 28 जून को सेरोजेवो हत्याकांड हुआ। 1914 में 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1914 ईस्वी में 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1914 में 4 अगस्त को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1915 ईस्वी में 26 अप्रैल को इटली ने मित्र राष्ट्रों से लंदन की गुप्त संधि की। 1916 में वर्टून का युद्ध हुआ। 1916 में जटलैंड का युद्ध हुआ और सोम का युद्ध हुआ 1916 में। आगे है 1917 में दोस्तों जर्मनी ने यूबोटों द्वारा समुद्र पर कहर बरपाया।
1917 में 6 अप्रैल को अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हुआ। 1917 में फ्रांसीसी मार्शल फौज को मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना का प्रथम सेनापति बनाया गया। 1918 में 8 जनवरी को वुडरो विल्सन द्वारा 14 सूत्री योजना की घोषणा की गई। 1918 में ही 3 मार्च को जर्मनी तथा रूस के बीच ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि और रूस युद्ध से अलग हुआ। 1918 में बुल्गारिया, टर्की तथा ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1918 में दोस्तों 11 नवंबर को जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण एवं मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम की संधि हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है आज समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों।